10th क्लास का जो साइंस है उसका सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस अध्याय को शुरुआत करते हैं। जैसा आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। किसके कारण होता है? अम्ल एवं क्षारक के कारण। अम्ल एवं क्षारक के कारण जो भोजन में खट्टा और कड़वा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडे का विलयन। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि यह अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। यद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। जबकि क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को वो क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अब पूछ ले भाई लिटमस क्या है? तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी क्या एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा या लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा या लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का होता है। अतः पीले रंग होता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज किसका? मैथिल ऑरेंज फिनोल्फथालीन का उपयोग करते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब है, क्या आप जानते हैं लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है? क्या होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है। थेलोफाइट समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? थेलोफाइट समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता और न ही क्षारीय तब ये बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ लाल पत्ता गोभी, हल्दी, डाइहाइड्रोजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। क्या है? आपको 3 परख नलियां दी गई है।
एक में क्या आश्रित जल है, शेष दो में से एक में क्या अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्या क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे। आइए हम आगे और देखते हैं। जैसे भाई साहब, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना है। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH व सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन के नमूने एकत्र किए। प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उनकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फथालीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ अपक्षेपण। अब यहाँ रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। कैसा? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है। कुछ पदार्थ कैसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में कैसी होती है? भिन्न होती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं ना? इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनसे कुछ सूचकों की जांच करें। बारीकी से कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े का एक प्लास्टिक थैला लेते हैं। लीजिए, थैले को कस कर बांध दीजिए। पूरी रात फ्रिज में रख दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जाता है। इसमें से दो टुकड़े लीजिए, उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर इसमें से एक टुकड़े पर तनु HCl की कुछ बूंदें एक दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डालिए। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उसे गंध की पुनः जांच कीजिए। अब है जैसे आपने परख नली में तनु HCl विलयन, परख नली में तनु HCl विलयन, दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एसेस की कुछ बूंदें डालिए। वेनिला एसेस की कुछ बूंदें डालिए और इसे हिलाइए। इसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। इसी प्रकार HCl तथा NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कीजिए। अब क्या है? यह है एक परखनली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। इसमें दानेदार जिंक का टुकड़ा डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। साबुन के विलयन बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। अब यह क्या है? कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3, COOH, CH3COOH साथ क्रिया कीजिए। अब ये है, हम आगे चलते हैं। अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती हैं। अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और ये यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिखिए।
अब है, एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। अब क्या है, अभिक्रियाशील धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करें। धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो परख नलियाँ लीजिए, उनमें ए एवं बी से नामांकित कीजिए। पहली परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए। परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 लीजिए। दोनों परख नली में लगभग 2 ml HCl मिलाइए। प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में प्रवाहित कीजिए। अपने निरीक्षणों को अभिलाक्षणिक है। अब यह आगे चलते हैं। उत्पादित उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, जैसे चूने का पानी है, इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने के लिए निम्न अभिक्रिया होती हैं। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 Ca कोष्टक HCO3 कोष्टक बंद 2 जल में विलयन। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब है, धातु कार्बोनेट क्या है, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस जल बनाते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो परख नली में लगभग 2 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, उसमें 2 बूंद फिनोल्फथालीन फिनोल्फथालीन की विलयन में डालिए। विलयन का रंग क्या है, विलयन में एक एक बूंद HCl मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया है। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथालीन का रंग क्यों बदल जाता है। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें डालिए और फिनोल्फथालीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया है। आपने विचार कीजिए। अब यह क्या है, यहाँ पर है कि अपने अम्ल व क्षारक द्वारा प्रेक्षण प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया के इस प्रकार लिख सकते हैं। NaOH प्लस HCl NaOH प्लस HCl बराबर क्या बनाता है, तो ये बराबर बनाता है NaCl प्लस H2O NaCl प्लस H2O। तो क्या है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया को इस प्रकार जैसे क्या है, अम्ल उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जैसे अम्ल प्लस क्षार व लवण, अम्ल व क्षार लवण अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। किसकी, कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए बीकर में। हिलाते इसमें से धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। क्या मिलाइए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। तो विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या हुआ। अब ये देखो, आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीले हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीले हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। अब है, क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो क्या है, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया
करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड चूने का पानी के बीच अभिक्रिया देखी होगी। कैल्शियम ऑक्साइड जो क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करती है। चूंकि यह क्षारक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। यह क्षारक क्या है? अम्ल के समान होने वाली अभिक्रिया के समान है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे यह है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ये क्वेश्चन है, हमें विचार करना चाहिए, इसमें मंथन करना चाहिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा समझाएं, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुद उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। जो क्या है? कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बुदबुद उत्पन्न होती है। क्या होती है? बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। और इससे उत्पन्न होने वाली गैस क्या करती है? मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि आप यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब है, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? तो हमने देखा कि सभी अम्लों के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, गुणधर्मों में समानता होती है। हमने क्रियाकलाप 2.3 देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी गैस हाइड्रोजन, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांचें करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन कीजिए। एक कार्क पर 2 कील लगाकर कार्क को 100 ml बीकर पर रखकर उसको क्या है, रख दीजिए। अब यहाँ चलते हैं, तो 2.3 के अनुसार, चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों, 6 वोल्ट की एक बैटरी है, उसके दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। किसके माध्यम से जोड़ दीजिए? स्विच के माध्यम से। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालिए। किस में डालना है? हमें बीकर में डालना है। थोड़ा सल्फ्यूरिक HCl डालना है। इसी क्रिया के और धारा प्रवाहित कीजिए उसमें। अब इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन परीक्षणों को ग्लूकोज में अल्कोहल के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। अब है, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब क्या जलने लगता है? अब देखेंगे, ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। ग्लूकोज अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह अम्ल में उपस्थित उन्हीं आयनों से होता है। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में CH-, HNO3 में HNO3- और CH3COOH में CH3COOH-, H2SO4 में SO4 की घात 2 होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनात्मक H+ है, इसमें ज्ञात हो कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। इसी कारण इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराइए। क्रियाकलाप के परिणाम हैं। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक का क्या होता है? तो क्या जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक का क्या होता है? क्या ऐसे तो कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए और अपने प्रक्षेपण किया। क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा
नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। अब है गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शुष्क HCl तथा HCl शुष्क करने पर ये देखिए प्रयोग करते समय स्पष्ट है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणु में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। HCl प्लस H2O बराबर क्या होता है, H3O प्लस Cl। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियन आयन H3O+ से दर्शाते हैं। H+ H2O। H2O हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ एक्यू आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। तो NaOH H2O या Na+AQ+OH KOH H2O यह है क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जल घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा और प्रकृति संचारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक हो सकते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षार OH- उत्पन्न करते हैं। अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। अम्ल प्लस क्षार H+M बराबर MX+HOH। अब एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, उसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार का स्पर्श कीजिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया है। यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है। यह अभिक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराएं। अपनी प्रेक्षण को लिखिए। अब है जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय, जल में किसको, सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जा सकता है, जा नहीं सकता, आ सकता है, तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डिब्बे में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह ध्यान से देखिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। अबे भैया HCl या HNO3 और जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित होते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अब है अम्ल एवं क्षारक के विलयन में कितने प्रबल होते हैं, विलयन कितने प्रबल होते हैं।
तो हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल व क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों को सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक को जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक संकेत विकसित किया गया जिसे कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच में पी सूचक है पुषांश। पी क्या है? पी सा है पुषांश। क्या है? पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है। शक्ति का पीएच स्केल है सामान्य 0। अब है अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। किसी भी उदासीन पीएच का मान 7 होगा। क्या होगा? उदासीन विलयन का मान कितना होगा? 7 होगा भैया। और पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम, पीएच स्केल का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। क्या है? 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। और पीएच का मान 7 से 14 की तक बढ़ता है तो विलयन OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात ये क्षार की शक्ति बढ़ रही है। पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्निहित पेपर द्वारा किया गया है। अब है लाल खाना खाने के पहले, लाल खाना खाने के बाद। ये पीएच की क्या है? जठर रस। जठर रस का लगभग 1.2 होता है, जो हम इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। नींबू का रस का पीएच 2.2 होता है, शुद्ध जल का 7 या रक्त का होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 14 पीएच स्केल होता है। अब देखो, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्र के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? ये हमारे मन में क्या सवाल है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता क्या होती है? कठिन हो जाती है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र, वीनस का वायुमंडल कैसा है? सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? अब है आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? आपके बगीचे की तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। विशिष्ट
पौधे के स्वच्छ विकास के लिए आवश्यक पीएच की ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए और पीएच की जांच कीजिए। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? हमारा उदर, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। तो अपच की स्थिति में क्या होता है? अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण क्या है? दंत क्षय। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह के पीएच का मान क्या है? 5.5 से कम होने पर क्या है? दांतों का क्षय हो जाता है। दांतों का इनेमल, दंत वल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये जो चैप्टर है लास्ट की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह जल में नहीं घुलता। ये क्या जल में नहीं होता? लेकिन मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर यह क्षारीय होता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करते अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से उसमें बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्लीय छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द, जलन अनुभव होता है। डंक मारने से बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथिल अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द अनुभव होते हैं। अब है प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पादप है। नेटल क्या? एक शाकीय पादप है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जल में उपजाऊ है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। बालों में मेथाइल अम्ल के स्राव होने के कारण दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जा सकता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुभव लगा सकते हैं? आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हैं? अब है सिरका। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल है। सिरका क्या है? सिरका एसिटिक अम्ल है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और चींटी का डंक में मेथेनाइक अम्ल होता है। और नेटल के डंक में भी क्या होता है? मेथेनाइक अम्ल होता है। अब आगे चलते हैं। तो ये देखो, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, तब ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण पीएच का मान 7 से अधिक होता है, ये क्षारीय होते हैं।
साधारण नमक में रसायन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हमने भोजन में उपयोग करते ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा यह। अब है समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार की ये क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या खनिज नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं हमारे स्वतंत्र संग्राम में नमक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब है साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है। इस प्रकार साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कैसे एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसे इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। किससे निर्मित क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होते हैं। क्लोरीन कैथोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। तीनों उत्पाद क्या उपयोगी है? अब है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण के बारे में हम जानते हैं। जलीय सोडियम क्लोराइड लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH क्लोरीन की क्रिया से पृथक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाता है। विरंजक चूर्ण को किससे दर्शाया जाता है? COCH2 से दर्शाया जाता है। CaOCl2 से दर्शाया जाता है। अब है CaOH2 प्लस Cl2 बराबर CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेल के विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में इसके उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए क्या विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब है भाई बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका यौगिक का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे NaHCO3 कहते हैं। क्या कहते हैं? NaHCO3 कहते हैं। सोडियम सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 क्या बनता है? NH4Cl प्लस NaHCO3 बनाता है। अब है यहाँ है आपने सोडियम क्लोराइड के pH के मान की जांच की थी। क्या आप यह सह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्योंकि इसका उपयोग एक पृथक अम्ल का उदासीन करने में किया जाता है। यह अम्ल
दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। क्या है? दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न प्रक्रिया होती है। 2NaHCO3 2NaHCO3 तो ये क्या है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंदक खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaSCO3 प्लस H प्लस बराबर क्या होता है? CO2 प्लस H2O। अम्ल का सोडियम लवण बनता है। अम्ल का क्या बनता है? सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पाव, रोटी या केक खमीर उठाकर फूल जा सकती है। इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंटीसिड का संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। पेट में राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामन में किया जाता है। अब क्या है? धावन सोडा। धोवन सोडा क्या है? Na2CO3 10H2O को क्या है? धावन सोडा कहते हैं। Na2CO3 10H2O यह क्या है? रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। अब है बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है और यह भी एक क्षारीय लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2O Na2CO3 10H2O शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल घट जाता है, लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई जल के विभिन्न अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। अब यह क्या है? कॉपर सल्फेट के सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। क्या है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O तथा आप अब बता सकते हैं Na2CO3 10H2O का अणु सांद्र है या नहीं। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। इसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमेटाइड CaSO4 H2O/2 बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डी को सही जगह पर स्थित रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। अब CaSO4 H2O प्लस 1:1/2 H2O तो CaSO4 2H2O। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। अब हम देखें, ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट मिलेंगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी कमी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आगे उस पर सुधार करेंगे। क्योंकि आप अगर गलतियों को बताएंगे तभी हमको इन गलतियों के बारे में पता चलेगा। आगे नेक्स्ट हम और भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।